Okay, so it is time to start. So we will start with a very quick recap of what we have learned in the last session. लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल डायनामिक्स का रोटेशनल मोशन पार्ट स्टार्ट किया था, और रोटेशनल मोशन में इफ़ यू रिमेंबर, अभी वो रिजिड बॉडी क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो आपको पता है. ऐसा अज्यूम करके वी विल जस्ट क्विकली, वेरी क्विकली गो थ्रू व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मुझे फॉर्मूला बताओ क्या था. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड एंड आई इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोटेशनल इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था समेशन एम आई आर आई स्क्वायर ऑफ डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन. अगर मास कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूअस हो तो समेशन के यहाँ पे क्या लिखते हो? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम. करेक्ट. इसके बाद राइट आफ्टर दैट अगला टॉपिक हमने देखा था टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. यहां से मैं थोड़ा सा अभी आपको रिवाइज करके दूंगा. तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन हाउ टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग एंड ऑफ अ डिस्क. हमने एक रिंग लिया था, यूनिफॉर्म रिंग, और हमारे पास एक डिस्क था. दोनों केसेस हमने देखे थे. तो विल स्टार्ट विद द केस ऑफ रिंग फर्स्ट. वी वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. We wanted to find out what is the moment of inertia of a uniform ring about its own axis. तो its own axis मतलब होता है an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane. तो हमको अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमने क्या किया था? वी अज्यूम दैट द रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमल मास एलिमेंट विथ ईच ऑफ मास dm. उसमें से हमने एक मास एलिमेंट ले लिया था एट पॉइंट P. ये जो मास एलिमेंट है dm, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस था r. ये जो रिंग है, इस रिंग का टोटल मास था m. फिर बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन है मास इनटू r स्क्वायर. तो जब ये रिंग रोटेट होगा तो ये मास एलिमेंट भी रोटेट होगा. तो इस मास एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आएगा r स्क्वायर dm. क्योंकि मास कम है, स्मॉल मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा स्मॉल. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन मास एलिमेंट इज r स्क्वायर dm. टोटल रिंग का फाइंड करने के लिए हमने किया था इंटीग्रेट. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग, तो यू डू इंटीग्रेशन ओवर di. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन di. व्हाट इज di? आर स्क्वायर dm. हमने मास एलिमेंट कहीं भी लिया होता, लेट अस टेक वन मास एलिमेंट ओवर हियर, उस केस में भी डिस्टेंस क्या आएगा? सेम. मतलब r क्या है? कांस्टेंट. तो r अगर कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन dm. इंटीग्रेशन dm मतलब आप सारे मास एलिमेंट को ऐड करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन इंटीग्रेट टू ब्रिंग टुगेदर. So if I bring all the mass element together, I will get total mass of the ring. Total mass of the ring क्या है? कैपिटल M. तो आपको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया था? m r स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन dm क्या था? m. करेक्ट. गुड. इसके बाद we have seen how to find out moment of inertia of a thin uniform disk. तो हमारे पास एक डिस्क है. We have a disk. And we want to find out what is moment of inertia of this disk about its own axis, about an axis passing through center. Correct. ये जो डिस्क है, इस डिस्क का टोटल मास है कैपिटल M और इसका रेडियस है कैपिटल R. अब क्योंकि ये डिस्क यूनिफॉर्म है तो आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब होता है कि मास डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर. इस पूरे डिस्क में कहीं पे भी चेक करोगे तो मास पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर एंड द कंपोजिशन इज आल्सो सेम एवरीवेयर. तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था सिग्मा, दैट इज मास अपॉन एरिया. मास
of the disk upon area of the disk. Area of the disk is pi r square. Equation number 1. Then जैसे रिंग के केस में तुमने रिंग को इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, वैसे डिस्क के केस में तुम डिस्क को इमेजिन करोगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। मतलब हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि ये जो डिस्क है ना, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे एक रिंग है, फिर और एक रिंग है, फिर और एक रिंग है, मतलब सेंटर से 0 डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक हम ऐसा इमेजिन करते हैं दैट दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। फिर हमने एक पर्टिकुलर रिंग इमेजिन कर लिया, कितने डिस्टेंस पे इमेजिन किया, स्मॉल r। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर रिंग ले लिया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, और जो रिंग है इसका जो मास था वो था dm, और जो रिंग है इसका जो थिकनेस है, थिकनेस वो था dr। करेक्ट। तो पहले हम लोग इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। अब फाइंड करना ही है, पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब तो देखा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मास इनटू r स्क्वायर। ये जो रिंग तुमने लिया इसका मास कितना है, dm, और इसका रेडियस कितना है, r स्क्वायर। तो dm इंटू r स्क्वायर। अगर मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो डिस्क इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, मतलब मैं सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, मतलब क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। पहला रिंग कहाँ लिया था तुमने, 0 डिस्टेंस पे, आखिरी कहाँ लिया, कैपिटल R पे। तो ये आ गया आपका 0 to r, IR is r square dm, करेक्ट। देन इफ यू रिमेंबर, हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं रेडियस पे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पहला रिंग 0 डिस्टेंस पे है, फिर स्मॉल r पे है, ऐसा करते करते कैपिटल R तक आप रिंग्स इमेजिन कर रहे हो। तो आपका इंटीग्रेशन का वेरिएबल डिस्टेंस होना चाहिए, मास नहीं। तो मुझे यहाँ से dm निकालना पड़ेगा। तो हमने dm निकालने के लिए क्या किया था, हमने बोला कि ये जो डिस्क है ये यूनिफॉर्म डिस्क है, मतलब सरफेस डेंसिटी सेम है। तो मैंने रिंग का, सिर्फ रिंग का सरफेस डेंसिटी निकाल लिया। डिस्क का कैसे निकाला, मास ऑफ डिस्क अपॉन एरिया ऑफ डिस्क। तो रिंग का कैसे निकालोगे, मास ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ रिंग। मास ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ रिंग कैसे फाइंड करते हैं, 2 pi r dr। अगर आपको एरिया निकालना है रिंग का तो 2 pi r मतलब इनर सर्कमफरेंस, इनर सर्कमफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, थिकनेस से, dr से। ओके, गुड, क्लियर। तो यहां से आपको मिल जाएगा देयरफॉर dm इक्वल टू 2 pi r सिग्मा dr। इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर यू हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to r स्क्वायर dm, r स्क्वायर dm, dm था 2 pi r सिग्मा dr। इसमें जो कांस्टेंट है 2 pi सिग्मा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन r क्यूब, r स्क्वायर इंटू r इज r क्यूब dr। तो ये आ गया 2 pi सिग्मा r रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट्स फ्रॉम 0 to कैपिटल R। 4 को भी बाहर निकाल लो तो 2 pi by 4 सिग्मा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये pi by 2 हो गया। और जो सिग्मा था वो इक्वेशन 1 से हमारे पास है m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू r रेज टू 4। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया mr स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इसका डिस्क का, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो यहां तक हमने डिटेल में देखा था। फिर उसके बाद मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब मैं रेडियस ऑफ गायरेशन इन डिटेल बताने वाला हूं वापस से। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों चाहिए मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन का एग्जैक्ट यूज आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, मे बी टुडे मे बी टुमारो। तो इट्स वेरी सिंपल केस। अब बात ऐसा है कि हमारे पास अलग अलग शेप के बॉडीज हो सकते हैं। दो तो हमने अभी देख लिए, एक था रिंग, एक था डिस्क। बट यू मे ऑल्सो हैव, फॉर एग्जाम्पल, देयर रॉड, ये रॉड है,
which is rotating about some axis. हो सकता है rod is rotating about an axis passing through center and perpendicular to length. ठीक, करेक्ट. लेकिन ये तो मुझे दिख रहा है ना, रॉड है, मुझे दिख रहा है, दिस इज रॉड. मैंने डिस्क लिया तो मुझे दिख रहा था कि वहां डिस्क है. मैंने जब रिंग लिया तो भी मैं देख पा रहा था कि वहां पर रिंग है. बट इमेजिन आपके पास शेप दिया ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक वैल्यू दी है, उससे आपको समझना है कि ये रिंग है, कि ये डिस्क है, कि ये रॉड है, और उससे आपको ये भी समझना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है. आज तो बहुत सिंपल केस था, हमने दोनों केसेस में एक्सिस कहाँ से पास किया, सेंटर ऑफ मास से, मतलब, राइट, क्लियर. बट यू मे हैव डिफरेंट केसेस. यू मे हैव, एज आई टोल्ड you may have an axis passing through here, tangent perpendicular to plane. You may have an axis passing through here, that is diameter. You may have rotation axis like this, tangent in its plane. और हमने यहाँ पे डिस्क लिया है, हमको दिख रहा है, हम शेप भी चेंज कर सकते थे. तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मेन यूज है टू टेल about the object and its axis of rotation without having a diagram. तो तुम्हारे पास डायग्राम नहीं है, लेकिन तुम बता सकते हो कि ये रिंग है, कि ये डिस्क है, कि ये रॉड है, और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है. तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं? इट इज एज अ मेजर ऑफ हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड about any axis of rotation. We define a quantity which is called as radius of gyration. तो रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करने का पर्पस ये है कि किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो आपको बताता है रेडियस ऑफ गायरेशन. रिंग के केस में मास कहाँ था? सरकमफरेंस, करेक्ट. डिस्क के केस में मास सेंटर से सरकमफरेंस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सही है ना? तो देखो, एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है. और अगर मुझे एक क्वांटिटी ने बता दिया कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का इतना वैल्यू आया, मतलब ये रिंग है, इतना आया तो ये डिस्क है, तो हम लोग इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले एज अ मेजर ऑफ हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, about a given axis of rotation, we define a quantity known as radius of gyration. तो एक काम करते हैं, रैंडम शेप का बॉडी ले लेते हैं. लेट अस टेक एनी आर्बिट्री शेप बॉडी. एक्सिस ऑफ रोटेशन लेट अस से ये है पासिंग थ्रू पॉइंट O. आपको ऑलरेडी पता है, इन सच केसेस हमने एक बॉडी लिया जिसका मास था m. इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O. इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर आपको याद होगा, समेशन mi/ri स्क्वायर. I runs from 1 to n. The body is supposed to be made up of n number of particles. Clear? एक बॉडी है which is having mass m rotating about some axis passing through O. अब मैंने क्या किया, वो जो बॉडी था उस बॉडी के सारे मास को, कंप्लीट मास को एक पॉइंट में डाल दिया. और जो पॉइंट मास है इसको मैं सेम एक्सिस के अबाउट अलग अलग डिस्टेंस पे रोटेट करवा रहा हूं. और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेम. उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट. अब मैं वो सब लिखूंगा नहीं क्योंकि आपके पास नोट्स दिए हैं मैंने, बट यू जस्ट हैव टू इमेजिन दैट यू हैव सम बॉडी एंड देन इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस रोटेशन. हम उसके बाद सारा का सारा मास एक सिंगल पॉइंट में है ऐसा अज्यूम करते हैं. उस पॉइंट मास को हम सेम एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाते हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन. और उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ गायरेशन. तो डिफाइन कर देंगे. कैसे डिफाइन किया था कल याद है? बताओ कैसे डिफाइन करोगी?
अगर आ गया 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, it is the distance from the axis of rotation at which whole mass of the body is assumed to be concentrated, and the moment of inertia of this point mass is equal to, is same as that of, मतलब is equal to, is same as that of moment of inertia. अभी बार बार moment of inertia मैं नहीं लिखूंगा, I just write down mi, is same as that of moment of inertia of original mass distribution, is known as, ये जो डिस्टेंस है इसको तुम बोलोगे रेडियस ऑफ गायरेशन. चलो ठीक है, वो अभी लिखा ही है मैंने, हो गया करेक्ट, सिंपल. तो अभी फॉर्मूला भी बना लेते हैं ना फिर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, जनरल फॉर्मूला क्या था? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. मास कितना लिया हमने? m. डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन है, उसको क्या बोलेंगे? k. तो क्या हो जाएगा? mk स्क्वायर, वेयर k इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो यहां से तुमको मिल जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू I बाय m. तो k मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ I बाय m. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन. मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट. अभी हमने रिंग का, जस्ट नाउ हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो क्या था वो? mr स्क्वायर. तो I की वैल्यू क्या थी? mr स्क्वायर अपॉन m. m और m कैंसल, तो k इक्वल टू r. स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर इज r, तो k इक्वल टू r. या फिर आप k बाय r इक्वल टू 1 बोल सकते हो. तो जब रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू r आया तो बॉडी कौन सा है? कौन सा बॉडी है? रिंग, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो k इक्वल टू r आना या फिर k बाय r का रेशो, मतलब k और r का रेशो 1 आना, मतलब इट इज अ रिंग. सिमिलरली फॉर डिस्क, अगर आपको याद होगा अंडर रूट ऑफ mr स्क्वायर बाय 2. तो I की जगह पे मैं लिखूंगा mr स्क्वायर बाय 2 और m तो था ही, mm कैंसल, तो k क्या आ गया? r बाय रूट 2. तो जब k की वैल्यू r बाय रूट 2 आई तो विच टाइप ऑफ बॉडी? डिस्क, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. या फिर k बाय r का रेशियो इज 1 बाय रूट 2. तो देखो अब सिर्फ एक नंबर से आप बता रहे हो कि ये डिस्क है कि ये रिंग है और एक्सिस कहां से पास हो रहा है. क्लियर है तक? राइट. तो अब हमको, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, हमको अलग अलग एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है. लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए तुमको क्या चाहिए होता है? I. तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेकिन इफ यू रिमेंबर, और बाय द वे ये सब रिवाइज करके देने के पीछे रीजन भी ये था आपको बताना कि हमने यहाँ पे कल जो हमने डेरिवेशन किए थे वो हमने इंटीग्रेशन यूज करके किए थे. लेकिन तुम हर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हो. इंटीग्रेशन कब काम में आता है? जब नहीं, मास तो कंटिन्यूअस है यहाँ पे, उसकी बात ही नहीं है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो. रिमेंबर, ये सब रिवाइज इसीलिए किया दैट यू अंडरस्टैंड, जब एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है तो जितने भी मास एलिमेंट्स थे
वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे थे, तो आर क्या बन गया था, कांस्टेंट, इसलिए तो हमने उसको बाहर निकाला ना इंटीग्रेशन के। द मोमेंट आई शिफ्ट द एक्सिस, तो अब ऐसा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उस एलिमेंट के लिए डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि वो एलिमेंट एक्सिस कहां से पास हो रहा है, उसी एलिमेंट से, तो डिस्टेंस कितना हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, जीरो। और उसके बाजू में जो दूसरा एलिमेंट होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम होगा, और दूर जाएगा तो बढ़ेगा। ऐसा करते करते अगर आप चेक कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक एलिमेंट का सेम नहीं है, तो तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एलिमेंट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होते हैं दो थ्योरम। उसमें से पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पहले अच्छे समझ लो, हमारा टास्क था रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम हर बार इंटीग्रेशन से कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए हमको दो थ्योरम चाहिए। एंड द फर्स्ट थ्योरम इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अभी नाम में ही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल नाम के अंदर ही है, देखते हैं। आई विल राइट डाउन स्टेटमेंट इन अ व्हाइल। पहले थ्योरम क्या है वो समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते बैठेंगे हम। तो द आइडिया हियर इज वी हैव सम आर्बिट्री शेप बॉडी। अभी मैंने बताया आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अबाउट विच एक्सिस फाइंड कर सकते हो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब आइडियली स्पीकिंग ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हम लोग इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो स्फीयर हो। आपको आईसी पता होता है या फिर आप फाइंड करते हो यूजिंग इंटीग्रेशन। तो मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस आउट बाय यूजिंग सम थ्योरम बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट। ओके, फिर अभी क्वेश्चन ये था, सपोज द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सम अदर एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, लेकिन जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, इसलिए नाम में क्या है, थ्योरम ऑफ। और ये जो दो एक्सिस है ना, इन दोनों का जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं बोल दूंगा h, करेक्ट। और ये जो बॉडी है, ये पूरे बॉडी का मास है m। सो इमेजिन द बॉडी इज हैविंग मास m। हमको फाइंड करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू is the sum of moment of inertia about center of mass and the product of mass into distance square। तो IO मतलब moment of inertia about an axis passing through point O is equal to IC। और IC आप कैसे फाइंड करते हो, using integration plus m into h square। what is h? perpendicular distance बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो अभी इसको हमको, मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट बता दिया, अब इसको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है तुमको। तो कैसे लिखोगे, ये इस पे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस पे आता ही है। तो बताओ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट some axis passing through point O is equal to sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of mass and the square of perpendicular distance between the two parallel axes। हो गया सिंपल। तो बताओ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी किसके अबाउट चाहिए, अबाउट एन एक्सिस। तो एक्सिस कहां से पास हुआ, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O।
passing through point O is equal to sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass CM, not chief minister, it is center of mass. and किसका सम था, IC और mh स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, वेरी गुड, and the square of perpendicular distance and the square of perpendicular distance between the two axes. हाँ पैरेलल तो है ही ना, तो बता दिया, between the two parallel axes, ठीक है, तो हो गया स्टेटमेंट, मैथमेटिकली भी लिख दिया, डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, अब इसको डिराइव करो, प्रूव करो, शो करना पड़ेगा ना कि ऐसा ही आता है, हमारे बोलने से थोड़ी होगा वो, राइट। तब एक काम करेंगे, लेट अस प्रूव कि ऐसा ही होता है। अभी बाकी सब थ्योरी में लिखूंगा नहीं, वो तुमको पता ही है। तो कुछ चैप्टर ऐसे ना कि आपको डिफॉल्ट मोड ऑन करना पड़ता है। कंसिडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। तो ये डिफॉल्ट मोड ऑन रखना आप। फिर मैंने सिर्फ डायग्राम वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यू हैव अ बॉडी, रिजिड बॉडी which is rotating about some axis passing through point O, और about this axis उसका moment of inertia हो जाएगा IO। then इसको parallel और एक axis है which is passing through center of mass, about center of mass जो axis है उसका moment of inertia है IC। then इन दोनों में जो minimum distance है वो है h। आपको चाहिए तो आप यहाँ लिख दो, लेट, मैं नहीं लिखने वाला। IO क्या है तुमको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। H क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग कहीं भी एक जगह पे एक छोटा मास एलिमेंट ले लेंगे, wherever you want। So I am taking it here. I will take at point P a small mass element of mass dm, right? So imagine a mass element of mass dm at point P, at some point P। गुड। देखो ये भी चीज है कि हाउ यू गो अबाउट डिराइविंग समथिंग। तुमको अगर क्या डिराइव करना है ये पता है, इट्स जस्ट लाइक रियल लाइफ, कहाँ जाना है पता है तो रास्ता तो समझ में आ जाएगा अपने आप, पता ना ईस्ट में है तो ढूंढ लेंगे। तो यहाँ भी वैसा ही है, तुमको क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो पहले तो तुमको डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे। अब एक काम करते हैं, O से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको R बोल देते हैं। तो ये OP हो गया R। नोटेशन आपके ऊपर है, व्हाट एवर यू वांट टू यूज, R बोल दो, R नॉट बोल दो, चलो R नॉट बोल दिया, R नॉट, ओके करेक्ट। देन हमको किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डिफॉल्ट पता होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी यहां से डिस्टेंस जो होगा उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसको R बोल देते हैं। तो ये CP क्या है, CP R है, करेक्ट, बराबर। आई वॉन्टेड टू प्रूव दिस, I नॉट इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। लेकिन यहां तक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आई एम कंप्लीटली स्टक, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ना मुझे एंगल्स पता है, ना ही ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में भी तो आता है ना। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी करके बना लो। कैसे करोगे, ये जो लाइन था ना OC, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक्सटेंड दिस लाइन OC
इसको एक्सटेंड कर लिया, पी पॉइंट से इस एक्सटेंडेड ओसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये बन गया आपका डी पॉइंट बोल देते हैं, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। यस, हो गया ना, बराबर। तो अब अगर एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने ये ओसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया और पी पॉइंट से इस एक्सटेंडेड ओसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सो दैट वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, करेक्ट। ओपी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो ओडी है ये ओसी प्लस सीडी है, तो ओसी प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, करेक्ट। इसको ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगा दो तो ये आ जाएगा ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस 2ओसी सीडी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीपी स्क्वायर। ये जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है स्मॉलर वन, तो सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इज सीपी स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस 2ओसी सीडी प्लस सीडी स्क्वायर डीपी स्क्वायर आ गया सीपी स्क्वायर, राइट, गुड। ये जो ओपी स्क्वायर था, ओपी को नाम क्या दिया तुमने, आर नॉट, तो आर नॉट स्क्वायर। ओसी इज एच स्क्वायर, तो प्लस 2h। ये जो सीडी इसको नाम नहीं दिया तो एक काम करते हैं ना, इसको x बोल देते हैं, टेम्पररी कॉल दिस एज x, क्योंकि वो अलॉन्ग x एक्सिस दिख रहा है तो x बोल दिया मैंने। तो यहां पे आप लिख दोगे x प्लस सीपी स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट। What is the formula of moment of inertia for a continuous mass distribution? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm। तो एक काम करो, ये जो इक्वेशन मिला है उसको dm से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेटिंग पहले मल्टीप्लाइंग बाय dm एंड इंटीग्रेटिंग, मल्टीप्लाइंग बाय dm एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो therefore you have r नॉट स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन इक्वल टू h स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन प्लस 2hx dm का इंटीग्रेशन प्लस r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन। क्लियर, बराबर, गुड। What is the formula for moment of inertia for a continuous mass distribution? Integration distance square dm, इंटीग्रेशन डिस्टेंस स्क्वायर dm। तो पहले टर्म में क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, आर नॉट स्क्वायर। ये आर नॉट कहां से डिस्टेंस है, ओ से, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस है, पासिंग थ्रू ओ, क्योंकि आर नॉट डिस्टेंस कहां से लिया तुमने, हाँ, तो फिर इंटीग्रेशन आर नॉट स्क्वायर dm, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, करेक्ट। ये जो दो पैरेलल एक्सिस है इन दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट था ना, है ना, कांस्टेंट था, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, प्लस यहां से भी h कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो x dm प्लस इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm। ये r डिस्टेंस तुमने कहां से लिया, c से, तो ये इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट c, सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो गया IC, गुड। देन therefore I नॉट इक्वल टू h स्क्वायर। अभी ये जो बॉडी तुमने लिया है यहाँ पे एक मास एलिमेंट लिया, ये तो लेकिन कंटिन्यूअस था, तो मैं अगर हर जगह पे dm लेता और सबको ऐड करता, इंटीग्रेट करता, तो क्या मिल जाता, टोटल मास मिलेगा ना आपको। dm सबको ऐड करते जाओ तो पूरा बॉडी बन गया वापस से, तो इंटीग्रेशन dm क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, h स्क्वायर तो था ही, साथ में कौन लग गया m प्लस 0। अब ये 0 क्यों, मैं बताता हूं, फिलहाल इसको पेंडिंग रखो, 0 प्लस IC, करेक्ट। अब ये 0 क्यों आया वो भी समझ लो। ये जो टर्म था
टू एच इंटीग्रेशन एक्स डी एम। इसमें जो ये इंटीग्रेशन एक्स डी एम है ना, ये होता है जीरो। अब ये जीरो क्यों होता है, उसका रीजन मैथमेटिकल है ऑफ कोर्स। इमेजिन, थोड़ा अच्छे से सुन लो ये, अगर तुमको नहीं समझ में आया, नहीं याद आया एग्जाम में, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे बताना पड़ता है कि ये जीरो है। इमेजिन आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ बॉडी लाइक अ डिस्क। एक डिस्क है, उसके सेंटर पे मैं खड़ा हूं, बराबर। मैं ओरिजिन हूं, मेरे राइट में पॉजिटिव डिस्टेंसेस, मेरे लेफ्ट में नेगेटिव, मेरे सामने पॉजिटिव और बैक में नेगेटिव। अगर राइट में एक एक्स डिस्टेंस पे मेरे पास कुछ मास है, तो उतना ही कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। तो कैंसलेशन होगा कि नहीं होगा ना, राइट। अगर फ्रंट में और बैक में विल आई हैव इक्वल मासेस एट इक्वल डिस्टेंसेस, यस, तो क्या होगा, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन एक्स डीएम, एक्स स्क्वायर नहीं है, रिमेंबर दिस, दिस इज एक्स पावर 1। स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ पे तुम अबाउट ओरिजिन, जागो जागो लास्ट बट वन को उठा दो, उठो जागो, ध्यान दो। आई कांट हेल्प इट, अभी फिजिक्स वैसा ही है। आई एम पुटिंग मच मोर एनर्जी देन आई नॉर्मली पुट, तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। तो क्या है, ये चीज याद रखो, अब जब तुम x पावर 1 पे इंटीग्रेट करते हो तो पावर में ऑड नंबर है, तो पावर में ऑड नंबर की वजह से राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट के नेगेटिव होंगे। तो +2 -2 करोगे तो जीरो होने वाला है ना। तो ये एक्स डी एम इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास से जब देखोगे, तो इफ यू हैव समथिंग ऑन द राइट साइड, यू हैव द सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड पे डिस्टेंसेस क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, कैंसलेशन। तो क्या आएगा, जीरो। तो कभी भी सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट जहां से मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली सिमेट्रिक होता है, तो ये क्या बन जाता है, जीरो। तो सेकेंड टर्म क्या बन गया, जीरो। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था। हो गया, हो गया ना, गुड। पावर 1 के लिए, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव डिस्टेंस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ओनली फॉर पावर 1, राइट। क्योंकि स्क्वायर टर्म्स जो आते हैं ना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर टर्म आया, फॉर एग्जांपल आर नॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर, इवन इफ डिस्टेंस इज नेगेटिव, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव बनने वाला है, तो ओनली फॉर पावर 1 टर्म्स। गुड, डन। तो लेट अस रिवाइज दिस। देखो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। हमारे पास एक आर्बिट्री शेप का बॉडी था। इस आर्बिट्री शेप का जो बॉडी है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अबाउट सेंटर ऑफ मास मिल सकता है इजीली थ्रू इंटीग्रेशन, लेकिन मुझे किसी और एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिल पाएगा थ्रू इंटीग्रेशन, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सेंटर से पास नहीं होता तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होता। तो O से जब एक्सिस पास होगा तो कोई मास एलिमेंट पास में, कोई दूर है, तो फिर हमको क्या करना था, हमको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था अबाउट पॉइंट O। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा ट्रिक लिया, IC को पैरेलल एक एक्सिस ले लिया, और ये जो दोनों पैरेलल एक्सिस है इसमें डिस्टेंस है आपका h। फिर मैंने इस बॉडी को इमेजिन किया टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें से एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे। तो O से जो डिस्टेंस है उसको मैंने RO बोल दिया, और C से जो डिस्टेंस है उसको R बोल दिया। गुड। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे एंगल्स भी पता नहीं है। इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने जो OC लाइन था ना, इसको कर लिया एक्सटेंड, और जो P पॉइंट था वहां से इस एक्सटेंडेड OC लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का रीजन सिर्फ इतना है कि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। वंस योर राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज मतलब OP स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू OD, बट OD इज OC प्लस CD प्लस DP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू ये
ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपैंड कर लो, ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। लेकिन सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल सी डी पी है उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी डी प्लस सी पी स्क्वायर। अब ये जो ओ पी स्क्वायर था ये था आर नॉट स्क्वायर, ये जो ओ सी है ये है एच, तो एच स्क्वायर तो 2h। सी डी को कुछ नाम नहीं दिया तो एक्स नाम दे देते हैं, तो एक्स। सी पी था आर तो आर स्क्वायर। इस स्टेप के बाद थोड़ा थोड़ा तुमको समझ में आ रहा होगा कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन इज इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। तो स्क्वायर तो आ गए, डी एम और इंटीग्रेशन मिसिंग है, तो मैं दोनों साइड पे कर लेता हूं इंटीग्रेट और डी एम से मल्टीप्लाई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आर नॉट स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। तो वो आर नॉट डिस्टेंस ओ से है तो ये हो जाएगा आई नॉट। एच कांस्टेंट था तो आ गया बाहर, 2h कांस्टेंट है तो आ गया बाहर। x को बाहर मत निकाल देना, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन जीरो होगा ही नहीं। x भी कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन dm, तो टोटल मास ही मिल गया तुमको बॉडी का। x इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल, डू नॉट टेक दैट आउट। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C। इसमें से जो इंटीग्रेशन dm होता है वो कौन होता है? टोटल मास। किसका टोटल मास? बॉडी का। तो आई नॉट इक्वल टू एम एच स्क्वायर प्लस ये जीरो आता है और प्लस आई सी, हेंस प्रूव्ड आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। नाउ बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट थ्योरम आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि ये कहाँ पे यूज करना है एंड हाउ पावरफुल इज दैट पर्टिकुलर थ्योरम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिंग था, you already know what is the center of, what is the moment of inertia about center of mass। तो ये C है, ये IC है और ये तुमको पता है क्या है? mr square, where r is the radius। Now imagine I want to find out what is the moment of inertia about a tangent perpendicular to the plane। तो मुझे फाइंड करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं इसको O पॉइंट बोल देता हूं। ये आ गया आपका IO। तो H इक्वल टू क्या बन गया? R। दोनों एक्सिस पैरेलल है क्या? यस। तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। व्हाट इज IC? mr square। what is h? r, so mr square plus mr square 2mr square। so that is the moment of inertia about an axis passing through tangent and perpendicular to the plane। और आज और कल मिला के जितना भी थ्योरी होगा that in total makes up 25 questions of your JEE NEET and CET। थ्योरी मतलब MCQ है यहाँ पे। अब देखोगे ट्रिक्स सबसे डिफिकल्ट जाता है और एक्चुअली सबसे इजी चैप्टर है। आओ समझा तो। अब देखो मैंने बोला था कि तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? I बाय m का रूट। यहाँ पे I कौन है? I नॉट। तो K इक्वल टू I नॉट। व्हाट इज I नॉट? 2mr स्क्वायर। तो 2mr स्क्वायर अपॉन m, mm कैंसल तो √2r। तो अगर तुम्हारे पास k बाय r की वैल्यू √2 आई तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दैट? इट इज अ रिंग रोटेटिंग अबाउट एन टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हो गया राइट? तो एक वैल्यू तुमको बता देगा कि ये रिंग है और एक्सिस कहां से पास हो रहा है। जस्ट अ नंबर। इफ आई से k बाय r इक्वल टू √2, रिंग इट इज रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? सेम यू कैन डू फॉर डिस्क ऑल्सो। चलो कर ही रहे तो डिस्क का भी कर लेते हैं। तो डिस्क के केस में
What you know is, again you know the same thing. What is IC? Of course, पता ना IC क्या था? mr स्क्वायर बाय 2। तो ये है आपका IC और आपको चाहिए व्हाट इज IO, राइट? तो यहाँ पे भी H इक्वल टू क्या आ गया? R। ये दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I नॉट इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर मतलब 3 बाई 2 MR स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेक्शन आएगा अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 MR स्क्वायर बाय M। MM कैंसल, तो ये आ जाएगा रूट 3 बाई 2 R। तो K बाय R की वैल्यू अगर रूट 3 बाई 2 आई, इट इज अ डिस्क रोटेटिंग about an axis which is tangent and perpendicular to the plane, correct? good। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। अभी आप धीरे धीरे देखोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होने दो, फिर हम लोग सारे ही पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे। वी विल सी ऑल द एक्सिस व्हाटएवर इज पॉसिबल। तो अभी आ जाते हैं हमारे अगले थ्योरम पे, विच इज थ्योरम ऑफ perpendicular axis। theorem of perpendicular axis। अब इस केस में डेरिवेशन मोर और लेस सेम है। एक्चुअली इसका डेरिवेशन ज्यादा सिंपल है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ना, ये तुम किसी भी बॉडी पे नहीं अप्लाई कर सकते। उसका क्राइटेरिया है, कंडीशंस है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू लैमिनार बॉडीज। लैमिनार पता है? सबको पता है। यू नो व्हाट इज लैमिनार? पता है? नाम तो सुना ही होगा। ये दरवाजे के ऊपर क्या चिपका के रखा है हमने? क्या बोलते हैं इसको? ये जो थिन शीट है क्या बोलते हैं इसको? लैमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? इस फर्नीचर के ऊपर भी है लैमिनेट। यू नो लैमिनेट इज लाइक दिस, करेक्ट? तो लैमिनार मतलब लैमिनेट इज अ 2D प्लेन सरफेस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ लैमिनार बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। तुम इसको 3D ऑब्जेक्ट्स पे नहीं यूज कर सकते हो। मेक इट वेरी क्लियर। 3D ऑब्जेक्ट आया नहीं चलेगा, तो किसके लिए चलेगा? 2D ऑब्जेक्ट्स लाइक अ प्लेन पेपर, लाइक लैमिना प्लेन। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लेन लैमिनार बॉडी लेता हूं। तो आई हैव अ प्लेन लैमिनार बॉडी। तो कंडीशन नंबर 1 था कि द बॉडी इज सपोज टू बी 2D, इट कैन नॉट बी 3D। ये प्लेन बॉडी है, लैमिना है ये। हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फाइंड करना है वो भी सुन लो। चलो एक काम करता हूं, पहले मैं यहाँ पे एक्सिस डिनोट कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस कर दिया, ये वाई कर दिया, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये ओ वाई, ये ओ एक्स और ये ओ जेड। एज यू कैन सी, इसमें से जो दो एक्सिस है एक्स और वाई, ये उस लैमिना के प्लेन में ही है। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो x और y एक्सिस ये किस में है? बॉडी के प्लेन में। सिर्फ z एक्सिस इज परपेंडिकुलर, करेक्ट? राइट। तो इन केस ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। क्या फाइंड कर रहे हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। ओके। तो कंडीशन नंबर 1 था। 3 कंडीशन है, तीनों समझ लो इसको अप्लाई करने के। कहीं भी अप्लाई नहीं होता है ये। कंडीशन नंबर 1, द बॉडी मस्ट बी अ 2D प्लेन काइंड ऑफ सरफेस। डिस्क रिंग पे चल जाएगा, बॉल्स पे नहीं चलेगा क्योंकि बॉल इज अ 3D सरफेस। कंडीशन नंबर 2, ये जो 3 एक्सिस तुम देख रहे हो उसमें से 2 एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी एंड द थर्ड शुड बी परपेंडिकुलर। कंडीशन नंबर 3, these 3 axes should be mutually perpendicular to each other
x, y or z, they are mutually perpendicular to each other. Condition number 4, they should be concurrent. What is the meaning of concurrent? Passing through the same point. अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है. तो एक काम करता हूं, मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. ये आ गया आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अब इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, जैसे हमने पिछले केस में किया. देखा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a parallel axis passing through its center of mass and the product of mass and the square of perpendicular distance. वैसे ही अभी इसका स्टेटमेंट लिखो. बताओ क्या लिखोगे. पहले तो क्या फाइंड कर रहे हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कौन से बॉडी का? प्लेन लैमिनार बॉडी का. कौन से एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी about an axis passing perpendicular to the plane is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes and lying in the plane of the laminar body. ये x और y axis कहाँ lie कर रहे थे? प्लेन ऑफ द लैमिनार बॉडी में. हो गया. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी. थोड़े से वर्ड्स यहाँ वहाँ चलते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे नोट्स या टेक्स्ट बुक में वैसे लिखना है. थोड़ा यहाँ वहाँ ठीक है, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its एक्सिस. किसको परपेंडिकुलर था? बॉडी के प्लेन को. परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू mutually perpendicular axis. आगे ये एक्सिस कहाँ लाई कर रहे हैं? lying in the plane of laminar body. And do you see ये तीनों क्या है? कॉन्करेंट एंड आर कॉन्करेंट. मैंने इसलिए बोला थोड़ा बहुत वर्ड्स यहाँ वहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिनार बॉडी. कैसे मिलेगा? इज इक्वल टू सम ऑफ. तो इज इक्वल टू सम ऑफ किसका सम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लैमिनार बॉडी. लेकिन ये जो दो एक्सिस थे और जो जेड एक्सिस है वो क्या है? कॉन्करेंट है एंड आर कॉन्करेंट. बराबर. क्लियर हो गया. गुड. तो रट्टाफिकेशन बंद कर दो. आई टोल्ड यू लॉन्ग बैक, रट्टा नहीं मारना, जो समझना है वो लिखना अच्छे से, मार्क्स मिल जाते हैं. हो गया. अभी इसको भी प्रूव करना पड़ेगा. तो लेट अस प्रूव कि जो ये स्टेटमेंट है वो सही है. तो मेरे पास एक प्लेन लैमिनार बॉडी है. दिस इज अ प्लेन लैमिनार बॉडी. दिख नहीं रहा होगा तो भी इमेजिन कर लेना आप. ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, तीनों कॉन्करेंट है. इसको y बोल देता हूँ, इसको x बोल देता हूँ, इसको z बोल देता हूँ, इसको मैं O ले लेता हूँ, ओरिजिन. गुड. पिछला केस और ये केस डेरिवेशन इज सेम. वो बाकी चीजें मैं लिख नहीं रहा. कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m इन द शेप ऑफ अ प्लेन लैमिना रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट O. वो बाय डिफॉल्ट है. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट चलता है. सिर्फ 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुए. यहाँ पे बॉडी के आगे मैंने बोला प्लेन लैमिनार बॉडी.
एक्सिस के आगे बोला मैंने परपेंडिकुलर, तो वो अभी बाय डिफॉल्ट यू हैव टू डू दिस, गुड, राइट। देन फिर हमने क्या इमेजिन किया था, दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ना। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हो, एक एलिमेंट लेते हो, कहीं ले लो एक एलिमेंट, तो लेट अस टेक सम एलिमेंट अगेन एट पॉइंट P, और एलिमेंट का मास कितना है, dm। इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये OP, इसको मैं बोल दूंगा r। अब थोड़ा सा यहां तुमको होगा कंफ्यूजन, क्योंकि डिस्टेंसेस में आई हैव सीन पीपल गेट कंफ्यूज्ड, तो ठीक है मैं पहले वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं तुम्हारा। चलो एक बात बताओ, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है, ये डिस्टेंस में फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 2 5, x कोऑर्डिनेट कितना, y कितना, x कोऑर्डिनेट 2, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2, सही है, बराबर, सही है ना। हाँ, y कोऑर्डिनेट 5, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5, सही है। मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो x वैल्यू होती है वो y से डिस्टेंस होता है, और जो y वैल्यू होती है वो x से डिस्टेंस होता है। अभी याद रखना, भूलना नहीं, वैल्यू ऑफ x is the distance from y axis and the value of y is the distance from x axis। अभी जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे दोनों एक्सिस पे, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ओके ठीक है, दोनों एक्सिस पे ड्रॉप कर लेंगे परपेंडिकुलर, एक मैंने ड्रॉप कर लिया x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया मैंने y एक्सिस पे, बट कुछ नाम दे दो, सम नेम। ये परपेंडिकुलर दिखना चाहिए ना 90 डिग्री, फाइन, गुड, ओके, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर दिखना चाहिए ये, वेरी गुड। चलो कुछ नाम देते हैं, इसको PN बोल देते हैं, ये PM बोल देते हैं। ये जो डिस्टेंस है कौन सा, PM, ये कौन से एक्सिस से है, तो ये कौन है, y। ये जो PN है ये कहां से है, तो ये कौन है, ये x है तो ये कौन है, ये y है तो ये कौन है, y, बराबर, करेक्ट। अगेन सेम स्टोरी, तुमको क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन r² dm। तो वापस हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, कोई भी उठा लो, टेक एनीवन व्हिच यू वांट। चलो एक काम करते हैं, OPM लेते हैं, तो फ्रॉम ट्रायंगल OPM विच इज हाइपोटेन्यूज OP, क्योंकि मैंने 90 डिग्री वहां दिखाया था, तो हाइपोटेन्यूज इज OP, तो क्या लिखोगे, OP² इक्वल टू PM² प्लस MO²। OP कितना डिस्टेंस था, PM², व्हाट इज PM², y², MO², x², डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय dm एंड इंटीग्रेट, तो मल्टीप्लाइंग बाय dm एंड इंटीग्रेटिंग, ओके, तो यू विल हैव इंटीग्रेशन r² dm इक्वल टू इंटीग्रेशन y² dm प्लस इंटीग्रेशन x² dm, सही है, पक्का, श्योर, 100%। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो तुमने डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा था उसके आगे एक वर्ड भी था, दैट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो y है, ये y परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस से है, x एक्सिस से है, तो ये हो जाएगा Ix, और ये जो x² डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है वो कहां से है, तो ये हो जाएगा Iy, और जो r डिस्टेंस था परपेंडिकुलर वो कौन से एक्सिस से था, तो ये क्या हो जाएगा, Iz, हो गया, Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy, खत्म, डन, सिंपल, राइट। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, ज्यादा सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, डिस्टेंसेस बताने हैं, हो गया। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो, देयर इज समथिंग कॉल्ड, कैफीन का रोल क्या होता है पता है, कैफीन
अभी टाइम ही वैसा है 12 बजे का, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. आई कैन जस्ट सजेस्ट यू टेक ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वन. अदरवाइज अदरवाइज यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, तुम सो जाओगे यहाँ पे. तो आई कांट हेल्प इट. ठीक है, या फिर खाने का टाइम चेंज कर लो, डाइट चेंज कर लो. नहीं खाए? अरे अरे, कोई बात नहीं. आपका ये आंसर सुन के मुझे मेरा 11th-12th याद आ गया. गुड. तो ध्यान दो. तो हमारे पास ना एक प्लेन लैमिनार बॉडी था, और प्लेन लैमिनार बॉडी तुम किसी भी शेप का ले सकते हो, रैंडम शेप. इसमें हमारे पास दो एक्सिस है जो इन द प्लेन ऑफ बॉडी है, और एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है. तो ये आ गया आपका O, ये है x एक्सिस, तो OX. दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. there is some mass element is up to you, you can take it anywhere you want. I'll take it at some point P. The mass element has a mass of dm. The perpendicular distance from z axis is basically r. z axis से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है r, और डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. P पॉइंट से मैंने y एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, और x एक्सिस पे भी नॉर्मल ड्रॉप कर दिया. जैसे मैंने आपको अभी बताया, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y होता है, और y एक्सिस से जो होता है वो x होता है. इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था n, इसको बोल दिया था मैंने m. अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है. तो तुमको जो ट्राइंगल चाहिए तुम दोनों में से कोई भी उठा लो, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है. तो पहले पिछले केस में हमने OPM लिया था, अभी हम OPN ले लेते हैं. तो फ्रॉम ट्राइंगल OPN you have OPN, you have OP square equal to PN square plus NO square. OP square is R square, PN is X square, और NO is Y square. Multiply by DM and integrate. इंटीग्रेशन R square DM. ये जो R डिस्टेंस है ये Z एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये हो गया IZ. X square DM, X डिस्टेंस है Y एक्सिस से, तो ये हो गया IY, और Y डिस्टेंस इज फ्रॉम X एक्सिस, तो ये हो गया IX. तो IZ इक्वल टू IY प्लस IX. हो गया. गुड. अब जैसे मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिया था पैरेलल एक्सिस का, वैसे मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस का, और इसके बाद तो हमको अलग अलग बॉडीज का निकालना ही है. वी आर सपोज टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज थ्रू वेरियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. वो तो अभी देखेंगे थोड़ी देर में. तो ऐसा है, ये रिंग है, ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो गया, IC इक्वल टू mr स्क्वायर. ये टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन 2mr स्क्वायर. याद आ रहा है ना? ये आ रहा है ना यार? पक्का? तो तुमको ऑलरेडी IC पता है कितना है, mr स्क्वायर, और IO भी पता है कितना है, 2mr स्क्वायर. फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका अभी फिलहाल तो काम है नहीं. मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस को मैं y एक्सिस मान लेता हूं, ये z एक्सिस है. मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस. एंड बाय द वे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हो तुम? डायामीटर. मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, ID. करेक्ट? राइट. कौन सा थ्योरम यहां पे लगेगा? कौन सा? दोनों ही नहीं लगेंगे. क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि पहली बात तो पैरेलल एक्सिस है नहीं, तो लग नहीं सकता. परपेंडिकुलर एक्सिस का कंडीशन था कि 3 एक्सिस चाहिए, उसमें से 2 कम से कम प्लेन में चाहिए. तो मुझे तीसरा एक्सिस इमेजिन करना पड़ेगा, वेदर आई वांट इट और आई डोंट वांट इट, मुझे मतलब करना ही पड़ेगा. ये एक्स एक्सिस है और ये भी ID है. Y एक्सिस भी डायामीटर बन गया, X एक्सिस भी क्या बन गया? डायामीटर. करेक्ट. तो इस केस में तुम अगर देखोगे ना, IY और IX ये दोनों क्या है? ID, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, क्योंकि X और Y दोनों ही एक्सिस क्या बन गए? डायामीटर. हो गया. और IC ये कौन है? IZ है.
क्योंकि ये z एक्सिस के अबाउट था। तो बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज आई सी, आई एक्स एंड आई वाई बोथ आर सेम, मतलब आई डी प्लस आई डी, तो व्हाट इज आई डी, आई सी बाय 2। व्हाट इज आई सी फॉर रिंग, तो क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। अच्छे सुन लो, अब डिस्क के लिए अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे भी क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम नहीं है। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क अबाउट इट्स center of mass perpendicular to the plane, and mr square by 2 is also the moment of inertia of a ring but about its diameter. ऐसा हो सकता है two objects can have same values of moment of inertia but remember the axis is not same in that case. है तो clear? अगर सेम मैं डिस्क के लिए करूंगा तो क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि जनरल फॉर्मूला बन गया ना तुम्हारे पास। अब जब भी तुमको डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो तुम क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय 2 कर दोगे। डिस्क के लिए कितना था, एम आर स्क्वायर बाय 2 और बाय 2 मतलब एम आर स्क्वायर बाय 4। करेक्ट, गुड। तो अभी ऐसा करेंगे, अब हम अलग अलग, वी विल टेक डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट एक्सिस, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, नॉट ट्राई बट वी विल फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वेरियस एक्सिस। तो अगला टॉपिक देखोगे ना, तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर, लिखा है ना ऐसा कुछ, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्रेशंस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of some symmetric objects। इसमें हम लोग पहला ही लेने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो एक काम करो, रिंग के केस में क्या पता है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या पता है रिंग के केस में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस यू नो, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। वेरी गुड। तो हमको आई सी ऑलरेडी पता है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं जो पता है वो लिख देता हूं। दिस इज नोन, मतलब दिस इज बेसिकली फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो आई सी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। केस बाय केस, पहला केस उठाता हूं मैं। पहले केस में एक काम करेंगे, पहला हम लोग फाइंड कर लेंगे अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो हमने ऑलरेडी कर लिया बट जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। तो इसमें केस ए अबाउट टैंजेंट, और ये टैंजेंट कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो अभी टू द प्लेन वो पता है आपको। वी आर नॉट in English classes, so I'll not write down to the plane, article लगना चाहिए वहाँ पे, anyways doesn't matter really। यहाँ तक clear, good good good, पक्का पक्का। तो tangent perpendicular to the plane, यहाँ आ गया ये axis of rotation। okay, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया O। ये दोनों एक्सिस कैसे है, पैरेलल है। वेरी गुड। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है आयो। हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देंगे। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये H इक्वल टू आ गया आपके पास R। तो ठीक है, आयो इक्वल टू क्या आएगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी इज एम आर स्क्वायर और H इज इक्वल टू R, तो एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया 2 mr स्क्वायर। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन तो पता ही है तुमको,
बताओ। अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, आई कितना है 2mr², 2mr² बाई एम, एम तो √2r², मतलब √2r, √2r, करेक्ट। और ये जो k बाय आर रेशियो बता रहा था ना मैं, कितना आया √2, k बाय आर कितना आया √2। अब ये k बाय आर आपको अगले टॉपिक में बहुत काम में आएगा, वो बताऊंगा मैं आपको, बट फिलहाल इस पे फोकस करो। अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, फिर फाइंड करेंगे अबाउट डायामीटर, वो भी मैंने अभी बताया आपको, आई जस्ट टोल्ड यू दैट ऑल्सो। अबाउट डायामीटर इज केस 2। अबाउट डायामीटर, तो वो भी अभी हमने जस्ट अभी फाइंड किया। Same process. In this case, you again know IC, but in this case IC is IZ. तो यहाँ पे भी जो नोन क्वांटिटी है ना वो IC है और IC IZ है, और वो क्या है mr² है। तुमको फाइंड करना है अबाउट डायामीटर, तो ये एक डायामीटर बन गया अबाउट y एक्सिस, ये दूसरा बन गया अबाउट x एक्सिस। तो दिस इज y एक्सिस, this is x axis, so you are supposed to find out what is the moment of inertia about diameter। थ्योरम कौन सा अप्लाई करोगे, कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, करेक्ट, गुड। तो यहां पे आप लिखोगे, well by the way id is equal to ix and it is also equal to iy, तो iz equal to ix plus IY, IZ is IC, IX is ID and IY is also ID। तो यहां से मिल गया ID इक्वल टू IC बाई 2, मतलब mr² बाय 2। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन के आ गया आपका r बाय √2 और k बाय आर इज 1 बाय √2। क्लियर हो गया। अब इसके आगे तो जस्ट अ मिनट। About tangent in its plane, तीसरा केस about tangent in its plane। इस बार tangent जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है, वो जो tangent है वो प्लेन में ही है, जो tangent है वो प्लेन में ही है। ये जो tangent है, tangent ये ऐसा है, ऐसा tangent इन द प्लेन ऑफ द रिंग। मुझे इस केस में IC की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब याद रखना, ये जो y एक्सिस है ये कौन बन गया, डायामीटर, मतलब तुमको IY और ID ये पता है, और ये पॉइंट को O मान लेता हो, तो फाइंड क्या करना है तुमको, IO। तो इस केस में नोन कौन है तुम्हारा, ID, नोन कौन है, ID। तो यू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। कितना आया, लिखा हुआ है इधर mr² बाय 2, वेरी गुड। और फाइंड क्या करना है तुमको, IO, कौन सा थ्योरम, डायामीटर और टैंजेंट, दिस टाइम दे आर पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, हो गया काम। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO इक्वल टू IC प्लस mh²। यहाँ पे IC नहीं बोलोगे, यहाँ पे ID बोलोगे, क्योंकि इस बार वो ID मतलब डायामीटर को पैरेलल है। हर बार IC मत रखना, ये इधर अभी ID हो गया प्लस mh²। h इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आया, r है। व्हाट इज ID, mr² बाय 2 प्लस mr², तो कितना आ गया 3/2 mr², करेक्ट। तो यहां से k की वैल्यू बता दो, √3/2 r, किसका, ये रिंग का, अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन। लेकिन ये 3/2 mr² हमने एज एन एग्जांपल देखा था, डिस्क का देखा था, डिस्क का देखा, याद आ रहा है,
डिस्क का अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन और इसका टेंजेंट इन इट्स प्लेन. तो सच थिंग्स यू विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली रिमेंबर. मैं तो याद रखना ऐसा बोलूंगा ही नहीं, रखो ही मत यार. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, mr स्क्वायर बाई 2. बाकी तो बहुत सिंपल है ना. चलो अभी कितना सिंपल है बता देता हूँ. रिंग नहीं है मेरे पास. नो, आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट. आई डोंट हैव मोर देन 2 हैंड्स. तो मान लो ये IC है, ये IC है, मतलब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है, ओन एक्सिस है. ये टैंजेंट है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल टू द प्लेन है. अरे रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है कि रिंग के प्लेन में, ये पूछ रहा था मैं. परपेंडिकुलर टू द प्लेन. रिंग था, रिंग. ये क्या है? IC mr स्क्वायर. ये क्या आएगा? mr स्क्वायर में mr स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 2mr स्क्वायर. ये फाइंड करने से पहले, मतलब टैंजेंट इन इट्स प्लेन फाइंड करने से पहले डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा. IC बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2. उसमें क्या ऐड करोगे? वापस पे अटेंशन हियर. यू नो दिस रिंग है, रिंग का ये एक्सिस है, ओन एक्सिस है. रिंग का ओन एक्सिस है. क्या था IC? क्या था? ये टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. कितना आ गया? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर. मुझे टैंजेंट इन इट्स प्लेन चाहिए. उससे पहले क्या चाहिए? डायामीटर. डायामीटर मतलब ID इज IC बाई 2. कितना आ गया? mr स्क्वायर बाई 2. mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, 3mr स्क्वायर बाई 2. वेरी गुड. ये रिंग का कर लिया. अब तुम मुझे डिस्क का बताओगे. व्हाट इज IC फॉर अ डिस्क? mr स्क्वायर बाई 2. हाउ अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज 3mr स्क्वायर बाई 2. टैंजेंट इन इट्स प्लेन फाइंड करने से पहले डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा. ID इज IC बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 बाई 2, mr स्क्वायर बाई 4. टैंजेंट इन इट्स प्लेन mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, 5mr स्क्वायर बाई 4. तो डिस्क का आप देखो ये सारे वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं, चेक करके बताओ, क्योंकि वो आपको होमवर्क जाएगा. अब ये सारा प्रोसेस आपको डिस्क के लिए भी करना पड़ेगा. हमने रिंग के लिए कर लिया. आया क्या? सेम आया ना? mr स्क्वायर बाई 2 ये IC था, 3 बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगा. mr स्क्वायर बाई 4 अबाउट डायमीटर आएगा. 5mr स्क्वायर बाई 4 अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन आएगा. आया? ओके गुड. तो मेरा काम कम हो गया. गुड. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अभी मैं डिराइव नहीं करके दूंगा, वो अभी आप एज अ होमवर्क करोगे. ऑफ डिस्क. चलो यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान. IC, व्हाट इज IC? mr स्क्वायर बाय 2. सही है. नंबर B, अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अबाउट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एंड इफ यू रिमेंबर, यहां पे आपने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया? पैरेलल एक्सिस. उससे ही आपको मिला mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर. तो कितना? 3mr स्क्वायर बाई 2. मुझे यहां से k का वैल्यू बताओ. अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 r. और यहां पे k का वैल्यू, उसमें भी ट्रिक है, r बाई रूट 2. अभी ट्रिक कैसे बनता है वो भी देखो. आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए क्या कर रहे थे? I को किससे डिवाइड कर रहे थे? उसका क्या ले रहे थे? रूट. I बाय m का रूट ले रहे थे ना. ऐसे था ना, k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I बाय m. सही है. I मिल गया, m गायब करो. चलो पहले से स्टार्ट करते हैं. I मिल गया पहला, mr स्क्वायर बाय 2. m को भूल लो, क्या बचा? उसका रूट ले लो, वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है. दूसरा केस 3 बाई 2 mr स्क्वायर, m भूल जाओ, 3 बाई 2 r स्क्वायर, उसका रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2. तो दिस आर द ट्रिक्स दैट यू हैव टू नो. आपका इतना टाइम बचेगा जेई नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन देखा, आंसर आया, चलो आगे. अब अगला डायामीटर. अबाउट डायामीटर
आई डी इज आई सी बाय 2। इस केस में आई सी क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, तो ये आई सी बाय 2 है, तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 मतलब 4। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, आर बाय 2। एम भूल जाओ, जो बचा उसका रूट ले लो, आर स्क्वायर बाय 4 का रूट कितना होता है, आर बाय 2। वेरी गुड। tangent perpendicular to the plane, oh sorry parallel to the plane, in its plane मतलब about tangent in its plane। चलो बताओ, आईडी पता है, tangent in its plane ये डायामीटर को पैरेलल होता है at a distance of h equal to r, तो आईडी प्लस एम एच स्क्वायर, आईडी कितना है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या करोगे एम आर स्क्वायर, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास इस केस में 5 एम आर स्क्वायर बाई, तो के बता दो, अंडर रूट ऑफ 5/2 आर, हो गया, गुड। मिल आपको रेडियस ऑफ गायरेशन। अब विल सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, इसके दो ही केसेस लेने हैं हमको। नंबर 1, ए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। देखो ऐसा है, what you have is you have a rod, this rod can rotate about an axis passing through center। इसमें भी दो केस बनते हैं, एक तो या तो ऐसा पास होगा एक्सिस, लेकिन ये जो एक्सिस ड्रॉ किया ये लेंथ को परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, मैंने क्या लिखा परपेंडिकुलर टू लेंथ, मतलब ऐसा आएगा, करेक्ट। और ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है ना, लेंथ ऑफ द रॉड, इसको L मान लो, लेट अस टेक दिस इज एज L, तो ये सेंटर से पास हो गया और लेंथ को परपेंडिकुलर हो गया। सेंटर ऑफ मास से अगर हमको फाइंड करना हो तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन। तो रॉड के लिए आपको सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप उसको डिराइव करो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर, इट इज ml स्क्वायर बाय 12। कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12, तो IC इज ml स्क्वायर बाय 12। ये तुमको डिराइव नहीं करना, इट इज जस्ट एक्सपेक्टेड दैट यू नो। इतना ही है ना, नोट्स में दिया है ना, यही है ना, लास्ट टॉपिक होगा टेबल से पहले वाला, ml स्क्वायर बाय 12 ही है ना। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, m गायब करो, l स्क्वायर बाय 12 का रूट लो, l बाय रूट ऑफ 12 दैट इज 2√3, l अपॉन 2√3, क्योंकि रूट ऑफ 12 इज 4 into 3, 4 का रूट बाहर आ गया तो 2√3, तो l बाय 2√3, बराबर, पक्का पक्का। देन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, तो दूसरा केस है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। इस केस में इट इज टू सिंपल, पहले तो बताओ ये दोनों एक्सिस पैरेलल है क्या, यस, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, L by 2, half the length, very good। So you will apply parallel axis theorem, I'll just call this as O point, so you have IO equal to IC plus MH square, IC is ML square by 12, M H is L by 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ML स्क्वायर बाय 4 into 3, क्योंकि मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो इसलिए 4 into 3 कर लिया, ml स्क्वायर बाई 4। वैसे वो सब कॉमन वॉमन निकालने वाले काम अभी स्कूल में होते हैं, यू शुड डायरेक्टली नो दिस, और ठीक है। एनीवेज 1/3, क्योंकि ml स्क्वायर बाई 4 क्या आ गया, कॉमन आया ना, कॉमन, तो 1/3, दूसरे टर्म में क्या बचा, व्हाट इज 1/3 प्लस 1, 4/3, कितना 4/3, तो ये आ गया आपका ml स्क्वायर बाई 4 इंटू 4/3, सही है क्या, बराबर है।
पक्का कि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई? बराबर है। तो कितना हो गया? ml²/3, राइट। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? L/√3। चेक कर लो, ऐसा ही है क्या? ml²/3 एंड L/√3। गुड, ओके। तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाकी एक टेबल दिया है आपको, दिया ना, वो टेबल आपको डिराइव करना एक्सपेक्टेड नहीं है। उस टेबल के आपको क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में आते नहीं है, लेकिन जेई नीट में यू विल नीड। तो कल मैं स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बार आपको बता दूंगा कि ये बॉडी है, यहाँ से एक्सेस पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। वो डेरिवेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, so that we will see in the next session.